गद्यखंड अध्याय 9 प्रगीत और समाज। लेखक नामवर सिंह। विधा निबंध। विस्तृत समरी। प्रगीत और समाज। शीर्षक निबंध नामवर सिंह के निबंध संग्रह वाद विवाद संवाद से लिया गया है। इस निबंध में नामवर सिंह ने प्रगीत काव्य की ऐतिहासिक और सामाजिक भूमिका पर विस्तार से विचार किया है। वे प्रगीत को केवल व्यक्ति की नितांत वैयक्तिक और आत्मपरत अभिव्यक्ति मानने वाली धारणा का खंडन करते हैं। उनके अनुसार प्रगीत की जड़ें समाज की गहराई में होती हैं और उसका सामाजिक यथार्थ से गहरा संबंध होता है। निबंध के आरंभ में नामवर सिंह कविता पर समाज के दबाव को महसूस करते हैं। वे बताते हैं कि आज के दौर में ऐसी कविताएं अधिक चर्चा में रहती हैं जिनमें सामाजिक समस्याओं का चित्रण हो। ऐसी कविताओं को श्रेष्ठ माना जाता है जो समाज की वास्तविकता को दर्शाती हैं। इसके विपरीत जिन कविताओं में व्यक्तिक अनुभूतियां व्यक्त होती हैं उन्हें आत्मपरक कहकर उपेक्षित कर दिया जाता है। नामवर सिंह इस दृष्टिकोण को चुनौती देते हैं। वे कहते हैं कि प्रगीत धर्मी कविताएं जो अपने स्वरूप में आत्मपरक लगती हैं उनमें भी एक गहरा सामाजिक अर्थ छिपा होता है। नामवर सिंह मुक्तिबोध की कविता का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि आत्मपरक लगने वाली कविताएं भी अत्यंत सामाजिक हो सकती हैं। वे बताते हैं कि मुक्तिबोध की अनेक कविताएं जैसे सहर्ष स्वीकारा है या भूल गलती अपने स्वरूप में प्रगीत जैसी लगती हैं, जहां कवि सीधे अपने मैं को संबोधित करता है। लेकिन इन कविताओं का मैं केवल कवि का व्यक्तिगत मैं नहीं है, बल्कि वो एक व्यापक सामाजिक चेतना का प्रतिनिधि है। इस प्रकार मुक्तिबोध ने प्रगीत और सामाजिक कविता के बीच की खाई को पाटने का प्रयास किया। नामवर सिंह काव्य के इतिहास पर दृष्टि डालते हुए कहते हैं कि हिंदी कविता का इतिहास मुख्यतः प्रगीत मुक्तकों का रहा है। चाहे विद्यापति के पद हों, कबीर, सूर, तुलसी, मीरा के गेय पद हों, ये सभी प्रगीत के ही रूप हैं। इन पदों में भक्त कवि अपनी व्यक्तिगत भक्ति भावना को व्यक्त करते थे, लेकिन उनकी ये व्यक्तिगत अनुभूति भी सामाजिक संदर्भ से जुड़ी हुई थी। उदाहरण के लिए तुलसीदास के विनय के पद उनकी व्यक्तिगत भक्ति की अभिव्यक्ति हैं, लेकिन वे उस समय के समाज की पीड़ा और संघर्ष को भी दर्शाते हैं। तुलसी में गीतावली और कवितावली में ऐसे अनेक पद रचे जो तत्कालीन समाज की दुर्दशा का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करते हैं। नामवर सिंह के अनुसार 19वीं सदी में आधुनिक हिंदी कविता के उदय के साथ प्रगीतों का स्वरूप बदला। रोमांटिक कवियों जैसे कि इलियट ने प्रगीत की एक नई परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि कविता 3 प्रकार की होती है, वो जिसमें कवि स्वयं से बात करता है, वो जिसमें वो श्रोताओं को संबोधित करता है, और वो जिसमें वो किसी पात्र के माध्यम से बोलता है। इनमें से पहला प्रकार, जिसमें कवि अपनी आंतरिक भावनाओं को व्यक्त करता है, प्रगीत के सबसे निकट है। इस प्रकार के प्रगीतों में आत्मपरकता प्रमुख होती है। आधुनिक युग में विशेषकर छायावादी कवनों के समय में प्रगीतों का प्रचलन बढ़ा। इन कविताओं में कवि समाज के बाहरी दबावों से हटकर अपने भीतर की दुनिया में झांकता था। ये कविताएं समाज के कोलाहल से दूर एकांत में रची गईं। त्रिलोचन जैसे कवियों ने भी प्रगीतों की रचना की, लेकिन उनके प्रगीतों में समाज की वास्तविकता मौजूद रहती है। वे अपने गीतों में जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत करते हैं। उनके सोनेट में भी प्रगीत और सामाजिकता का सुंदर संतुलन देखने को मिलता है। नामवर सिंह ये तर्क देते हैं कि हर प्रगीत में एक सामाजिक आयाम होता है। जब कोई कवि अपने एकांत में अपनी अनुभूति को व्यक्त करता है तो वो वास्तव में समाज से कटा हुआ नहीं होता। उसका एकांत भी सामाजिक परिस्थितियों की ही देन है। उसकी व्यक्तिगत पीड़ा या खुशी के पीछे भी सामाजिक कारण होते हैं। इस तरह प्रगीत के माध्यम से कवि समाज के यथार्थ को ही एक अलग ढंग से प्रस्तुत करता है। नामवर सिंह नागार्जुन की कविताओं का भी उल्लेख करते हैं। नागार्जुन की कविताएं सामाजिक यथार्थ के तीखे व्यंग्य के लिए जानी जाती हैं, लेकिन उन्होंने कई सुंदर प्रगीत भी लिखे हैं। उनकी कविता तन गई रीढ़ में प्रगीत की आत्मपरकता और सामाजिक व्यंग्य का अद्भुत मिश्रण है। निबंध के अंत में नामवर सिंह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रगीत और सामाजिक कविता को 2 अलग अलग खांचों में बांटकर देखना सही नहीं है। एक अच्छी प्रगीत कविता में भी उतनी ही सामाजिकता हो सकती है जितनी एक सामाजिक कविता में। वे कहते हैं कि आज कविता के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो इस विभाजन को खत्म करे। आज के कवि को ऐसी कविताएं रचनी होंगी जो आत्मपरक होते हुए भी सामाजिक हों और सामाजिक होते हुए भी उनमें प्रगीत की सी गहराई हो। इस प्रकार नामवर सिंह
प्रगीत को एक व्यापक सामाजिक संदर्भ में प्रतिष्ठित करते हैं और उसकी सामाजिक सार्थकता को रेखांकित करते हैं। मुख्य बिंदु 1. प्रगीत और समाज निबंध नामवर सिंह के निबंध संग्रह वाद विवाद संवाद से लिया गया है। 2. इस निबंध में लेखक ने प्रगीत काव्य की सामाजिक भूमिका पर विचार किया है। 3. लेखक के अनुसार आत्मपरक लगने वाली कविताओं में भी गहरा सामाजिक अर्थ छिपा होता है। 4. मुक्तिबोध की कविताएं आत्मपरक होते हुए भी अत्यंत सामाजिक है। 5. हिंदी कविता का इतिहास मुख्यतः प्रगीत मुक्तकों का रहा है। 6. विद्यापति, कबीर, सूर, तुलसी और मीरा के पद प्रगीत के ही रूप हैं। 7. तुलसीदास के विनय के पदों में उनकी वैयक्तिक भक्ति के साथ तत्कालीन समाज की पीड़ा भी व्यक्त हुई है। 8. आधुनिक हिंदी कविता के उदय के साथ प्रगीतों का स्वरूप बदला। 9. रोमांटिक कवियों ने प्रगीत को कवि की आंतरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति माना। 10. छायावादी कवियों की कविताओं में आत्मपरकता प्रमुख थी। 11. त्रिलोचन के प्रगीतों में जीवन का यथार्थ प्रस्तुत होता है। 12. लेखक के अनुसार हर प्रगीत में एक सामाजिक आयाम होता है। 13. कवि का एकांत भी सामाजिक परिस्थितियों की देन होता है। 14. प्रगीत के माध्यम से कवि समाज के यथार्थ को ही प्रस्तुत करता है। 15. नागार्जुन की कविताओं में प्रगीत और सामाजिक व्यंग्य का मिश्रण है। 16. नामवर सिंह प्रगीत और सामाजिक कविता को अलग अलग खांचों में बांटने का विरोध करते हैं। 17. एक अच्छी प्रगीत कविता में भी सामाजिकता हो सकती है। 18. कविता के सामने आज प्रगीत और सामाजिकता के विभाजन को खत्म करने की चुनौती है। 19. नामवर सिंह प्रगीत को एक व्यापक सामाजिक संदर्भ में देखते हैं। 20. निबंध का मुख्य उद्देश्य प्रगीत की सामाजिक सार्थकता को स्थापित करना है। परिभाषाएं। 1. प्रगीत वह कविता जिसमें कवि की नितांत वैयक्तिक और आत्मपरक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति होती है। इसे अंग्रेजी में लिरिक कहते हैं। 2. मुक्तक काव्य काव्य का वह रूप जिसमें प्रत्येक छंद अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र अर्थ देता है। 3. आत्मपरकता वह स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी आंतरिक भावनाओं, विचारों और अनुभवों पर केंद्रित रहता है। 4. वस्तुपरकता वह दृष्टिकोण जिसमें बाहरी दुनिया या समाज की वास्तविकताओं को बिना व्यक्तिगत भावनाओं के प्रस्तुत किया जाता है। 5. सोनेट 14 पंक्तियों की एक विशेष प्रकार की कविता जिसे हिंदी में चतुर्दश पदी भी कहते हैं।